हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग माइटोसिस डिस्कस करने वाले हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस को और भी हम लोग नाम से जानते हैं, माइटोटिक डिवीजन, या इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, या इसको हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, या इसको हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन, तो ढेर सारे नाम हैं माइटोसिस के। माइटोटिक सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, या सोमैटिक सेल डिवीजन। तो यहां पे क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, एंड दीज टू डॉटर सेल्स आर quantitatively and qualitatively similar to each other and also similar to their parent cell. So this is known as the mitosis. तो माइटोसिस के प्रोसेस में एक सिंगल पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स में, टू डॉटर सेल्स में, और ये दोनों डॉटर सेल एग्जैक्टली सिमिलर होगा इसके पेरेंट सेल के, आपस में भी सिमिलर और पेरेंट सेल के भी सिमिलर है। सपोज यहाँ पे अगर हम एक सिंगल ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की बात करें, तो सिंगल ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट मीन 2n इक्वल टू 46 होता है। तो यहाँ पे डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n इक्वल टू 46 हियर, और यहाँ पे भी 2n इक्वल टू 46 यहाँ पे भी। क्लियर? तो इस तरह से जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के इक्वल रहेगा और आपस में भी इक्वल होगा। मतलब जो डॉटर सेल्स हैं, टू डॉटर सेल्स एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट सेल के और आपस में भी, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। ठीक है, तो इसीलिए ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन है, इसको हम लोग क्लोन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोन फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट सेल के और आपस में भी। क्लियर? सो दैट इज द क्लोन फॉर्मेशन। इस तरह से जो डॉटर सेल है वो क्लोन है किसका? पेरेंट सेल का। दिस वन इज द पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल का क्लोन कौन है? डॉटर सेल है। ठीक है, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल में है, इसलिए क्या है? इक्वेशनल सेल डिवीजन है। और इसको हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? अभी हम लोग देखेंगे कि फेजेस ऑफ सेल डिवीजन में दो मेन फेजेज होते हैं, इंटरफेज और एक्चुअल डिवीजन फेज, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड होने से पहले प्रिपेयर होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन से पहले, इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सोमैटिक सेल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ मेनली जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल मतलब जैसे सेल्स ऑफ बोन्स है, कार्टिलेज है, मसल्स है, स्किन है, ये सभी सोमैटिक सेल्स है। ठीक है, तो इनमें माइटोसिस होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। प्लांट सेल में सोमैटिक सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, जैसे कि सेल्स ऑफ रूट है, स्टेम है, लीफ है, इनमें भी माइटोसिस होता है। क्लियर? तो माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है, वेजिटेटिव सेल में होता है, इसलिए इसको हम लोग सोमैटिक सेल के नाम से जानते हैं। इनमें डॉटर सेल एग्जैक्टली कॉपी होता है पेरेंट सेल का, इसलिए इनको हम लोग क्लोन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में एग्जैक्टली सिमिलर है टू द पेरेंट सेल का,
इसलिए ये इक्वेशनल डिवीजन है। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन इसलिए है क्योंकि सेल डिवाइड होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है, सारे कंपोनेंट को डबल करेगा, डीएनए के अमाउंट को डबल करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सब के सब डबल हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म का अमाउंट डबल होगा। इसलिए एक्चुअल डिवाइड होने से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ओके, तो आई डिफाइन हियर formation of two daughter cells from a parent cell, and these two daughter cells are exactly similar. Formation of two daughter cells from a parent cell which are qualitatively and quantitatively similar to each other and also to the parent cell. तो पेरेंट सेल के भी एग्जैक्टली सिमिलर है और आपस में भी सिमिलर है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो इस तरह के सेल डिवीजन को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। क्लियर? सो फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम अ पेरेंट सेल which are qualitatively and quantitatively similar to each other and also to the parent cell. This is the mitosis. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से फेजेज हैं सेल डिवीजन के। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि माइटोसिस को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट मटेरियल है वो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे ओनियन रूट टिप is the best material to study the mitosis। ठीक है, तो माइटोसिस को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट मटेरियल है वो है ओनियन रूट टिप। तो ओनियन रूट टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ओनियन रूट टिप का बेस्ट मटेरियल है माइटोसिस को स्टडी करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फेजेज है। तो फेजेज ऑफ माइटोसिस के बारे में देखते हैं। तो मेन दो फेज में डिवाइड किया गया है माइटोसिस को। एक को बोलेंगे हम लोग इंटरफेज, और इंटरफेज का एक दूसरा नाम है यहाँ पे रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं इंटरफेज को, या इंटरफेज को हम लोग मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज के नाम से भी जानते हैं, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज या रेस्टिंग फेज, या इसको हम लोग एनर्जी फेज के भी नाम से जानते हैं, एनर्जी फेज, या इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं, प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं इंटरफेज के। और इंटरफेज पूरे सेल साइकिल का लगभग में
95% टाइम कंज्यूम करता है। तो जो मेजर टाइम है सेल साइकिल का वो इंटरफेज में कंज्यूम होता है अप्रॉक्स 95% टाइम। तो इंटरफेज, रेस्टिंग फेज, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, एनर्जी फेज या प्रिपरेटरी फेज। क्या मीनिंग है इनका देख लेते हैं जरा। देखिए, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है, इसका मतलब है कि सेल के साइटोप्लाज्म में ढेर सारे नंबर्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, सेल के कंपोनेंट को डबल करने के पर्पज से। इसलिए ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। और इस समय एनर्जी का प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन खूब ज्यादा होता है, सेल को रिक्वायर्ड है, तो इसलिए एनर्जी फेज के नाम से बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज मतलब डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है सेल बाय डबलिंग द कंपोनेंट, ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। तो प्रिपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज, एनर्जी फेज, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है, इंटरफेज को बोलते हैं, जो पूरे सेल साइकिल का 95% टाइम कंज्यूम करता है। और दूसरा है एक्चुअल डिवीजन फेज। एक्चुअल डिवीजन फेज, तो एक्चुअल डिवीजन फेज को हम लोग माइटोटिक फेज के भी नाम से जान सकते हैं। माइटोटिक फेज, इस तरह से। और ये लगभग में 5% टाइम ऑफ द टोटल सेल साइकिल कंज्यूम करता है, ठीक है। तो एक्चुअल डिवीजन तो बहुत ही कम टाइम है, और सेल को प्रिपेयर होने में जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है, 95% है। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरफेज को अगेन 3 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। और इसमें पहला है जीवन फेज। जीवन फेज, तो जीवन फेज का मतलब है फर्स्ट गैप फेज। इसको हम लोग फर्स्ट गैप फेज के नाम से भी जानते हैं, या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम लोग जो है कि प्री माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं, सॉरी, पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं, ओके। तो ये सारे नाम है। इसको हम लोग प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, प्री प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये कब होगा, माइटोसिस से, माइटोसिस के जो है कि जस्ट बाद होगा, ठीक है, नेक्स्ट सेल साइकिल में। तो पोस्ट माइटोटिक फेज डीएनए के सिंथेसिस से पहले हो रहा है, इसलिए प्री डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। और ये पूरे सेल साइकिल का लगभग में 30 to 40% टाइम कंज्यूम करता है। दैट मीन इस 95% का 30 to 40% टाइम कंज्यूम करेगा जीवन फेज। दूसरा फेज है एस फेज। तो एस फेज को बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए सिंथेसिस फेज, तो डीएनए सिंथेसिस फेज पूरे इंटरफेज का लगभग में 30 to 50% टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। और इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन द न्यूक्लियस ऑन द डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। तो एस फेज मतलब डीएनए सिंथेसिस फेज। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोस्ट जीवन फेज भी बोल सकते हैं, प्री G2 फेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और तीसरा फेज है G2 फेज। तो G2 फेज को हम लोग सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग सेकेंड गैप फेज, गैप फेज के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग पोस्ट डीएनए, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, या माइटोसिस से जस्ट पहले हो रहा है, इसको हम लोग प्री माइटोटिक
फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्री माइटोटिक फेज या पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज या G2 फेज, दैट मीन सेकेंड गैप फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, क्लियर। और ये पूरे सेल साइकिल का लगभग में 10 टू पूरे सेल साइकिल का लगभग में 10 to 25% टाइम कंज्यूम करता है, 10 to 25% टाइम कंज्यूम बाय द G2 फेज, क्लियर। तो ये 3 सब फेजेज है इंटरफेज के, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो इस तरह से हमको याद रखना है यहाँ पे कि इंटरफेज में सबसे पहले कौन कौन आएगा। तो इंटरफेज में पहला है G1 फेज, फिर इसके बाद S फेज और इसके बाद फिर से G2 फेज। ये सीक्वेंस याद रखना है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल डिवीजन फेज। तो एक्चुअल डिवीजन फेज को हम लोग दो पार्ट में मेनली डिवाइड करने वाले हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स डबल हो गए हैं पेरेंट सेल के अंदर इन द टू डॉटर न्यूक्लियाई, उनका डिवीजन होने वाला है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट मीन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, तो कैरियोकाइनेसिस है ये, ठीक है। और इस कैरियोकाइनेसिस को भी 4 सब फेजेज में डिवाइड करते हैं। तो पहला फेज है इसमें प्रोफेज, प्रोफेज। दूसरा है मेटाफेज और तीसरा है एनाफेज और चौथा टीलोफेज, टीलोफेज। तो इस तरह से ये 4 फेज है, इनको याद रखना है। सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, किसका? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, ओके। और कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरा जो फेज आता है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का लिटरल मीनिंग है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स विल प्रोड्यूस, क्लियर। तो इस तरह से these are the phases of the mitosis. Interphase, actual division phase. Interphase 95% time, actual division phase, mitotic phase 5% time approx. And interphase G1, S, G2 and actual division phase karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis, prophase, metaphase, anaphase, telophase. तो इस तरह से ये सारे फेजेज है माइटोसिस के। तो हमको याद रखना है इंटरफेज में G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज। और एक्चुअल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ओके। और कैरियोकाइनेसिस में हमको सीक्वेंस याद रखना है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, क्लियर। तो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल बन जाएगा। फिर से वो डॉटर सेल जब डिवाइड करेंगे तो फिर से इंटरफेज और उसका G1 फेज आ जाएगा, क्लियर। सो दीज आर द फेजेस ऑफ द माइटोसिस। और माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया था? तो माइटोसिस को डिस्कवर करने का काम W फ्लेमिंग ने किया था। W फ्लेमिंग discovered mitosis in animal cells, animal cells। तो एनिमल सेल में माइटोसिस को डिस्कवर किया W फ्लेमिंग ने, और W फ्लेमिंग ने ही टर्म दिया है माइटोसिस, क्लियर। सो टर्म माइटोसिस किसने दिया है? फ्लेमिंग ने, ओके। तो याद रखना है। और प्लांट सेल में माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया है? तो इन प्लांट सेल माइटोसिस
डिस्कवर्ड बाई स्ट्रॉसबर्गर, स्ट्रॉसबर्गर। क्लियर? तो प्लांट सेल में माइटोसिस को स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर किया और एनिमल सेल में माइटोसिस को डब्ल्यू फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, और माइटोसिस टर्म भी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही दिया है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल अबाउट द सब फेजेस ऑफ द इंटरफेज, कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं G1, S और G2 में। ओके।